हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो हम लोगों का अभी चल रहा है रेलवे जनरल साइंस का जो सीरीज़ चल रहा है उसका आज 10वां क्लास है जो कि बायोलॉजी के ऊपर होगा। और इसके पहले हम लोगों ने तीन तीन करके हर एक चैप्टर का तीन तीन करके क्लास कर लिए। बायोलॉजी का 3 हो गया, केमिस्ट्री का 3 हो गया एंड फिजिक्स का 3 हो गया। ऑलमोस्ट 20 to 30% हो गया, उस बाकी का भी धीरे धीरे कर लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास है बायोलॉजी के ऊपर जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे आज। और आज का लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर होगा। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो सकता है लेकिन क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा लेंदी चैप्टर है। ठीक है, सारा कुछ करेंगे, उसके बाद एमसीयू वगैरह हर एक कुछ सॉल्व करेंगे। और उसके बाद ये रेलवे का जो 1 डे एग्ज़ाम होता है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है कि ये क्लास वन चैप्टर टाइप है, मतलब एक क्लास में हम लोग एक पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके साथ एमसीक्यू वगैरह सारा कुछ जो भी है वो देखेंगे। ठीक है, और टोटल कंटेंट जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो शुरू करने से पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में हम लोग 3 चैप्टर अभी तक कर लिए। एक तो सेल है, टिश्यू है, उसके बाद न्यूट्रिशन कर लिए, उसके बाद आज डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे। तो हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग एक सीक्वेंस में कर ले। जब टिश्यू पढ़ा था हम लोगों ने तब सेल का बहुत सारा कॉन्सेप्ट काम में आया था। तो आज जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना तो न्यूट्रिशन का बहुत सारा कुछ काम में आएगा। ठीक है, देखना। तो उसके बाद स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे करके पूरा जो 14 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसको छोड़ के, ठीक है, ये वाला नहीं करेंगे हम, ये सिलेबस में अभी नहीं है तो ये वाला हटा देंगे हम। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले पहले तो 2 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखेंगे यहाँ पे। एक तो प्लांट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब प्लांट में कैसा कुछ होता है, वो कैसे आप लोग प्लांट कैसे डाइजेशन करता है, न्यूट्रिशन कैसे करता है वो देखेंगे। उसके बाद हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, जो फंक्शंस वगैरह होता है, जो ऑर्गेनिज्म उसमें इंक्लूड होता है, बाकी एंजाइम्स वगैरह हर कुछ देखेंगे। पहले न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन, इन दोनों के बारे में पहले ही हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया कि न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स किसको बोलेंगे। न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलेंगे द मटेरियल व्हिच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। और न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कोई एक प्रोसेस में अगर कोई ऑर्गेनिज्म फूड इंटेक कर रहा है अपने अंदर, और वो फूड पहले तो इंटेक हुआ, उसके बाद एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद जो एब्जॉर्ब हो गया वो वाला कैसे हम लोग का शरीर बॉडी में और ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कैसे वो हेल्प कर रहा है मसल बिल्डिंग में, क्या एमिनो एसिड बिल्डिंग में, तो उसको बोलेंगे हम न्यूट्रिशन। ठीक है, कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं उसको न्यूट्रिशन बोलेंगे। और जो न्यूट्रिशन करता है वो मटेरियल्स को हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, ये क्या होता है हम लोगों का मेन जो 3 न्यूट्रिएंट्स होता है इसको बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो विटामिन एंड मिनरल्स होता है इसको बोलेंगे हम, स्मॉल अमाउंट में हम लोगों का शरीर में ज़रूरत होता है तो इसको हम बोलेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग इसके पहले भी देखे थे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट मेनली शुगर होता है, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक, फैट मेनली लिपिड्स वगैरह, और मिनरल्स, विटामिन्स के बारे में हर कुछ देखे थे हम लोगों ने, तो इसको बोलेंगे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेसिकली 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाम से हमको पता चल रहा है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जो अपना खाना खुद बनाएगा उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो किसी और से खाना खाएगा, कोई और खाना बना रहे उसको खाएगा कोई, तो उसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर एक एग्जांपल दे, एक पेड़ है और उसके ऊपर सनलाइट गिर रहा है, वो अपने ऊपर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, हर एक चीज़ उसके अंदर हो रहा है, वाटर यहाँ से इंटेक कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, उसके बाद वो खाना बना रहा है। ठीक है, तो ये पौधा अपने जो अंदर खाना बना रहा है, ये जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब ये अपने अंदर खुद खाना बना रहा है, इसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब हो गया। और यहाँ पर एक काऊ आ गया कि एक ह्यूमन आ गया जो ये पौधे को खा रहा है, डायरेक्टली इसको खा रहा है,
तो इसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड is called autotrophic nutrition. Green plants, blue green algae follow the autotrophic nutrition. हो गया। उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट में देख लेते हैं कैसे न्यूट्रिशन काम करता है और कैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है, उसको फार्मूला भी हम देखेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आर प्रिपेयर देयर ओन फूड। पहले ही बोला कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खुद का खाना खुद बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसके बाद दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य किरण की उपस्थिति में ये अपना खाना बनाएगा। और सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ, एंड द क्लोरोप्लस इज द साइट वेयर द फूड इज मेड। इसका मतलब क्या हो, मतलब रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस मेनली जो प्रोसेस होगा इसको बोलेंगे हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन इन द। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है, अपना खाना बनाता है इन टर्म्स ऑफ शुगर C6H12O6, इस टर्म में शुगर में वो अपना खाना बनाएगा। और क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल में सनलाइट या सन एनर्जी की ज़रूरत होगा, वाटर जाएगा, वाटर मतलब जो पानी पेड़ के नीचे से पेड़ में ले रहा है जो रूट्स की मदद से वो लगेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इंटेक करेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सन एनर्जी रॉ मटेरियल है। और क्लोरोफिल में मदद से, क्लोरोफिल की मदद से अपने लीव्स में वो खाना बनाएगा। और क्या उसमें क्या निकालेगा, एक तो वो ऑक्सीजन हो गया जो हम लोग इंटेक करते हैं, और एक हो गया वाटर। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि फोटोसिंथेसिस में 6 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होता है, 6, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, एक तो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, एंड द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में होता है जो कि लीफ में होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है ना, ग्रीन पिगमेंट जैसे, जिसकी मदद से जो पूरा प्रोसेस होता है इसकी मदद से होता है, ठीक है। उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक तो हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट में हम लोग देखें कि जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये होगा कि जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड अदर ऑर्गेनिज्म other than green plants and blue green algae follow the heterotrophic mode of nutrition, ठीक है। कोई अगर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कोई ग्रीन प्लांट्स, ठीक, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, अदर देन द ग्रीन प्लांट्स एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो द हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या बोल रहा है, एक तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नॉर्मल टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कि हम लोग करते हैं, जो काउज वगैरह होता है वो करता है, ठीक है। क्या करता है वो लोग, डायरेक्टली जो प्लांट होता है उसको ही हम इंटेक करते हैं, ठीक है, और प्लांट जो प्रोडक्ट होता है उसको इंटेक करते हैं, जो फॉल वगैरह होता है उसको हम इंटेक करते हैं। तो ये एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जिसको अब फर्दर सब डिवाइड करते हैं, वो क्या होता है, जो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसको बोलेंगे 3 टाइप ऑफ डिफरेंट करते हैं इसको, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड फर्दर 3 टाइप्स, एक तो सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासाइटिक, ठीक है। तो इसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, 3 चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इसके हम क्या बोल सकते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब एक तो दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होगा, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म होगा और उसके ऊपर और एक ऑर्गेनिज्म आके स्टे करेगा, ठीक है, और स्टे करेगा, और जो मेन होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर और एक ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो उसके ऊपर वो ऑर्गेनिज्म आके स्टे करेगा और इससे सारा न्यूट्रिशन वगैरह हर कुछ इससे लेगा, ठीक है। लेकिन इसको विदाउट किलिंग हिम, ठीक है, इसको नष्ट ना करके ही इससे सारा कुछ न्यूट्रिशन भी लेगा और इसके ऊपर स्टे भी करेगा, तो इसको बोलेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और जो ये ऑर्गेनिज्म जो इसके ऊपर आया और बाकी सारा कुछ न्यूट्रिशन इसके ऊपर से ले रहा है, इसको बोलेंगे पैरासाइट, ठीक है।
उसके बाद होलोजोइक या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में अगर बोले, और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इन द सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सीक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूस इन द फूड। ठीक है, जो फूड के ऊपर डाइजेस्टिव जो जूस वगैरह होता है, ठीक है, बाद में देखेंगे कौन सा जूस सीक्रेट होता है। तो वो जो फूड के ऊपर सीक्रेट होता है और उसको जो फूड सब्सटेंस है उसको और भी सिंप्लीफाई करता है, तो इसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसमें बॉडी के अंदर ही जो डाइजेशन होता है वो होता है। एग्जाम्पल, आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फॉलो द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। हर कोई ये वाला चीज़ फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्या होता है कि जो बॉडी में गया, ठीक है, डाइजेशन बॉडी में जो फूड पार्टिकल होता है वो गया, उसके बाद द डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी, में खुद की बॉडी के अंदर ही डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये सब हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे डाइजेशन के ऊपर, जो कि हम लोगों का आज का मेन चैप्टर होगा और जो बड़ा होगा उसको बोलेंगे डाइजेशन, जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या पढ़ना होगा और क्या क्या चीज़ है, पहले तो जो डाइजेशन होता है कौन सा फूड पार्टिकल्स का कैसा डाइजेशन होगा, जैसे कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों के कैसे डाइजेशन होगा। उसके बाद जो चीज़ हमारे डाइजेशन में इंक्लूड होता है, जैसे कि डाइजेशन में जो एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएट ग्लैंड्स कौन सा रहता है, किसका क्या फंक्शन रहता है, कौन डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। पहले डाइजेशन में देख लेते हैं, डाइजेशन में क्या क्या होता है। डाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस द बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी, टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन मतलब जो फूड पार्टिकल हम इंटेक करते हैं वो क्या हम खाना क्या करते हैं। कई बार हम नॉर्मल राइस वगैरह खा लेते हैं, रोटी चावल, या कुछ जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अगर पिज़्ज़ा वगैरह ये सब खाना खा लिए, तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स फूड स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ेंगे। सब्सटेंस के तोड़ने के बाद ये क्या है, अपना एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद हमारा कोई एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कोई टिश्यू रिपेयर करेगा, टिश्यू ग्रोथ रिपेयर में हेल्प करेगा, कोई इंस्टेंट एनर्जी देगा, जैसे ग्लूकोज वगैरह जो होता है ये डायरेक्ट इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। एमिनो एसिड वगैरह ये क्या करता है टिश्यू ग्रोथ में। प्रोटीन डायरेक्टली जो बोला था ना, प्रोटीन क्या करता है जो बॉडी बिल्डिंग में मतलब टिश्यू ग्रोथ रिपेयर में हेल्प करेगा, ठीक है। और विटामिन मिनरल्स वगैरह किस में हेल्प करेगा, आर नॉट डाइजेस्टेड इन द बॉडी, दे आर फर्दर डिवाइडेड इन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो विटामिन एंड मिनरल्स क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स डाइजेस्ट नहीं होता हम लोगों के बॉडी में, वो ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें तो कार्ब्स जो होता है वो क्या होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फैट जो होता है, ठीक है, फैट या जो लिपिड वगैरह हम बोल सकते हैं वो क्या होता है डाइजेशन में नहीं, ऐसे बोल सकते हैं कि फैट और लिपिड वगैरह जो होता है हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड जो होता है हम लोगों के बॉडी में उसमें हेल्प करेगा। उसके बाद जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन वो टूट के किस में बनता है, एमिनो एसिड्स में बन जाता है। कार्ब्स क्या, ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक है। ये हम लोग देखें। और सिंपल स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हम खाना खाते हैं और पूरा यहाँ तक होने से बाद यहाँ तक जो यहाँ से हम जो बाकी जो फूड वेस्टेज होता है वो यहाँ से निकालते हैं। तो ये पूरा सिस्टम हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद ये तो नॉर्मल उसका डाइजेस्ट मेन जो एलिमेंट्री कैनल हो गया, ये हो गया। उसके बाद जो एसोसिएट जो ग्लैंड्स होता है, जैसे कि हम लिवर पढ़ेंगे, बाकी जो भी ग्लैंड्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, पैनक्रियाज वगैरह, ये सारा कुछ हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन सा ग्लैंड्स और कौन सा चीज़ हमको पढ़ना होगा। पहले तो स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एलिमेंट्री कैनल हो गया, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल हो गया, और एक हो गया एसोसिएट ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनल में हम क्या बात कर सकते हैं, एक तो बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमक,
स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन 5 चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद एसोसिएट ग्लैंड्स मतलब जो डायरेक्टली जो कैनाल होता है, जो मुँह के अंदर से एकदम रेक्टम तक आ रहा है, ठीक है? उसमें कहीं पर नहीं है, लेकिन बाहर जो ऐड हुआ है जिससे कोई ग्लैंड्स किसको बोलेंगे? ग्लैंड्स मतलब कोई प्रोडक्ट अगर कोई सब्सटेंस सीक्रेट कर रहा है उसको ग्लैंड बोलेंगे। तो ग्लैंड कोई अगर सब्सटेंस सीक्रेट कर रहा है, वो सीक्रेशन जो सब्सटेंस है वो डायरेक्टली हमारा जो डाइजेशन है उसमें हेल्प कर रहा है। तो इस जो ग्लैंड होगा उसको हम एसोसिएट ग्लैंड में कंसीडर करेंगे। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा जो आता है वो हमारे जो फूड पार्टिकल है उसमें जो डाइजेशन उसमें हेल्प करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास, इन सारा चीज़ जो ग्लैंड्स है इन सारे का डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो मेन एक पॉइंट होता है कि एलिमेंट्री कैनल जो एक क्वेश्चन है, बाद में हम ये देखेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनल है इसका लेंथ कितना होता है। तो 9 मीटर बोल सकते हैं, और फीट में अगर बोले तो 33 फीट होगा, ठीक है। 33 फीट या 9 मीटर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देखा, पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड सब्सटेंस, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स होता है उससे हम एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होने के एक स्टेज में होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि बकल कैविटी क्या होता है। उसके पहले एक चीज़ हम एक फ्लो चार्ट बना देते। पहले हम मुंह से जो फूड पार्टिकल इंटेक करते हैं तो उसको बोलेंगे इंजेक्शन। उसके बाद आएगा डाइजेशन, ठीक है। जो फूड पार्टिकल अंदर आया उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। मतलब जो जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स है उसका एब्जॉर्ब होगा, जो वेस्टेज होगा वो बाहर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन, मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल जो एब्जॉर्ब हुआ वो क्या होगा, वो ब्लड की मदद से हमारे बॉडी के हर एक जगह फैल जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे एसिमिलेशन। एंड इसके बाद इजेशन। इजेशन में क्या होगा, जो वेस्टेज यहाँ पे आया वो वेस्टेज इजेशन की मदद से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये 5 स्टेज में हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कवर होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। पहले तो जो सिस्टम है उसमें फूड का ब्रेकडाउन होगा, फिर एसिमिलेशन डाइजेशन होगा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब जो पूरा बॉडी के अंदर हम लोग का पूरा बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो फैल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो से बॉडी के अंदर फैलने के बाद जो ग्रोथ होगा जो सेल में ग्रोथ होगा, रिपेयर होगा, ये इसकी मदद से होगा। जो वेस्टेज वगैरह होगा तो इजेशन की मदद से हमारे बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। पहले तो हम इसमें पहले जो हम लोगों के पास एलिमेंट्री कैनाल में जो 5 चीज़ हमने देखा, कौन सा चीज़ इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसमें हम बकल कैविटी को पहले देखेंगे, ठीक है। बकल कैविटी जिसको हम ओरल कैविटी बोल सकते हैं या माउथ बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ये आया फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद इसको हम ऐसे मुंह बोल सकते हैं, ठीक है। बकल कैविटी जहाँ से हम फूड इंटेक करते हैं इसको ही डायरेक्टली हम बकल कैविटी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टीथ में क्या होता है। टीथ में स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टीथ को हम बोल सकते हैं डोंटोलॉजी। वो एब्सेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं कि डोंटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ टीथ को हम बोल सकते हैं डोंटोलॉजी। एंड द एनामेल ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ आवर टीथ इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर एंटायर बॉडी, ठीक है। अगर एक टीथ हुआ हम लोगों का, ठीक है, टीथ का जो हम लोगों का जो पार्ट होता है, ऐसे जो गम होता है, गम के अंदर इतना पार्ट गम के अंदर रहता है और बाहर हम लोग का इतना ही पार्ट दिखाई देता है, ठीक है। जो बाहर पार्ट दिखाई देता है इसको बोलेंगे क्राउन, ठीक है। जो मिडिल पार्ट होगा इसको बोलेंगे नेक, जहाँ पे जो गम होगा वो स्टार्ट होगा, और जो अंदर रहेगा जो पार्ट टीथ का जो पार्ट अंदर रहेगा हमारे गम के उसको बोलेंगे हम रूट,
ठीक है। और टीथ के ऊपर एक लेयर होता है जिसको बोलेंगे एनामेल, जो टीथ को प्रोटेक्ट करता है। और ये वाला सरफेस हमारा बॉडी में ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलेंगे एनामेल, ठीक है। और अगर हम इसका 3D एक व्यू देखेंगे, ऐसा रहता है कुछ, ठीक है। ये जो व्हाइट पार्ट है, ये व्हाइट पार्ट हम लोगों के बॉडी में हम लोग बाहर से देख सकते हैं। और जो कलर पार्ट है, ये वाला सेक्शन हम लोगों के जो गम होता है उसके अंदर रहता है, जिसको हम रूट कह सकते हैं, ठीक है। अगर एक सेक्शन करेंगे, एक बाइसेक्शन करेंगे या सेक्शन काट लेंगे यहाँ से टीथ के अंदर, तो यहाँ से तो सिंपल दिख रहा है, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ बहुत कुछ रेड रेड जैसा बहुत कुछ दिखाई दे रहा है अगर सेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा रहता है हम लोगों का टीथ का स्ट्रक्चर। इसको डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ जान लेंगे कि क्राउन कैसा क्या होता है, नेक कैसा होता है, रूट कैसा होता है, इनेमल का फंक्शन क्या होता है। उसके बाद टीथ में आएंगे। टीथ में आने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेबीज़ में टीथ कितना होता है और एडल्ट में टीथ कैसा होता है और कौन सा टीथ कितना रहता है, ठीक है। पहले तो बेबीज़ में 20 टीथ रहता है और एडल्ट में 32 टीथ रहता है। एक एडल्ट जो ह्यूमन होता है उसमें 32 टीथ रहता है और बेबीज़ में 20 टीथ। और 32 में कौन कौन रहता है, 20 में कौन कौन रहता है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का टीथ टाइप। टीथ टाइप में हम लोग का इंसाइजर रहेगा। पहले तो हम लोग का टीथ हम लोग को पता है, हम लोग एक एडल्ट में टीथ कितना 32 टीथ होगा। ऊपर का होगा 16, नीचे का होगा 16। अगर नीचे का हम हाफ करेंगे, ठीक है, और ऊपर का हाफ करेंगे, तो एक जो सेक्शन आया हम लोग के पास, इसमें कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा, ठीक है। तो अगर हम इस 8 के बारे में जान लेंगे तो इस 8 के बारे में भी जान लेंगे और इस 8 के बारे में भी जान लेंगे और इसके बारे में भी जान लेंगे। तो अगर एक सेक्शन हमने देख लिया तो बाकी सारा कुछ इसका ही कॉपी, ये वाला सेक्शन यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, तो एक के बारे में देखेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। तो हम 8 टीथों के बारे में जानेंगे तो उसमें से हम 32 को निकाल सकते। तो ये 8 टीथ कैसे है, एक तो इंसाइजर है, ठीक है, उसके बाद कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। तो हम लोग क्या बोला कि 8 टीथ के बारे में जानेंगे। तो 8 टीथ कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से जो पहले दो होगा, जो हम लोग एकदम सामने हो, ठीक, ये मुंह का एकदम सामने वाला सेक्शन है, जहाँ पे ये टंग अगर हम देख ले, यहाँ से टंग फिक्स्ड होगा, तो ये वाला मुंह का एकदम सामने वाला सेक्शन हो। ये जो पहले दो होगा इसको बोलेंगे हम इंसाइजर, ठीक है। जो कि टोटल ये 8 में हम देख सकते हैं कि 2 है, तो टोटल 2 इंटू 4 टोटल कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद एक होगा हम लोग का कैनाइन, ठीक है। तो टोटल हम लोग का कैनाइन कितना होगा, यहाँ पे एक है, टोटल होगा 4। उसके बाद प्रीमोलर इसके पीछे हम अपने मुंह के पीछे जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। प्रीमोलर रहेगा 2, तो एक सेट में 2 होगा, तो 2 इंटू 4 कितना होगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। और उसके बाद मोलर हम लोग एकदम जो पीछे का सेक्शन का जो दांत होता है, जो जो हम च्वेलिंग वगैरह करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है, जो हार्ड होता है, जिसको हम एकदम ये करते, क्रश करते, जिसके मदद से, उसको बोलेंगे मोलर हम लोग के पास 3 है। 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12। तो इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा हम लोग के पास 32। तो इंसाइजर का काम क्या होता है, जो सामने वाला सेक्शन जो नोन एज अ स्माइलिंग टीथ, जब हम स्माइल वगैरह करते हैं तो ये वाला दांत ही पहले आ जाता है ना, तो इसको बोलेंगे स्माइल टीथ। वर्क क्या होता है, कटिंग द फूड। तो सामने वाला है सेक्शन से अगर हम फूड पार्टिकल को तो काटते हैं ना, तो इसको बोलेंगे, इसका काम होगा कटिंग ऑफ द फूड। इसके बाद कैनाइन होगा पॉइंटिंग टीथ, ठीक है। वर्क क्या होगा, टीयरिंग। कोई भी अगर कोई होगा उसको टीयर करने में, उसको मदद करने में ये वाला से कैनाइन काम में आएगा। कैनाइन का टोटल कितना काउंट होगा, 4 होगा। हर एक सेट में एक होगा, तो टोटल अगर 8 इंटू 4 करेंगे और उसके हर एक सेट में एक होगा तो 4 टोटल हो जाएगा। मोलर के सामने वाला सेक्शन होगा प्रीमोलर टोटल 8 होगा। हर एक सेट में 2 करके होगा। और वर्किंग क्या होगा, ग्राइंडिंग। फूड पार्टिकल को एकदम फाइन ग्राइंडिंग के लिए हम लोग प्रीमोलर का इस्तेमाल करते हैं। और मोलर क्या होगा, मोलर मिक्सिंग ऑफ द सलाइवा एंड द ग्राइंडिंग। पहले तो एक ग्राइंडिंग हो गया प्रीमोलर से, और जो बाकी का ग्राइंडिंग होगा और जो हम लोग का सलाइवा जो फूड पार्टिकल के अंदर मिक्स होगा, ये सारा कुछ करेगा मोलर हम लोग का 3 सेट रहेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे मोलर। टोटल होगा 12।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन टीथ का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जैसे कि होमोडोंट। होमोडोंट मतलब हम बोल सकते कि एक जैसा। हम लोग का देखा कि नीचे वाला जो दांत होगा, ये जो 8 दांत ऊपर का होगा और साइड का सेम होगा, इसको हम होमोडोंट बोलते हैं। इसके बाद हेटेरोडोंट कैसे हम बोल सकते कि 12 टीथ कम्स ओनली वंस एंड 20 टीथ कम्स ओनली ट्वाइस। ठीक है, जो 12 दांत होगा ये एक बार, जो हम लोग ये क्या बोल रहे हैं, जो हम लोग अगर देख, क्या बोला पहले, जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड में कितना होता है, 20 होता है, और जो एडल्ट होता है, एडल्ट में 32 होता है। तो इसमें 12 तो बाद में ऐड होगा ना, तो तभी तो 32 हो जाएगा। तो इसमें क्या बोले, 12 टीथ कम्स ओनली वंस। तो ये 12 टीथ, ये जब 20 टीथ आया, कि वो बचपन में क्या होता है, 4-5 साल में उम्र में, तो ये जो टीथ होता है धीरे धीरे एक एक करके तोड़ने के बाद ये फिर से पैदा होता है। ठीक है, तो ये जो 20 टीथ बचपन में होता है, ये बाद में फिर उखड़ जाता है, उसके बाद फिर आता है, तो 20 क्या हो गया, कम्स ट्वाइस, फिर से आएगा। लेकिन जो 12 टीथ होगा, ये 12 टीथ एक ही बार आएगा, तो इसको बोलेंगे हेटेरोडोंट। ठीक है, उसके बाद कोई एमसीक्यूज वगैरह कर लेते और हाँ, ये वाला सेक्शन जो टेम्पोररी, जो चाइल्ड में कितना टीथ आएगा और परमानेंट में क्या आएगा, यहाँ पे देखा इंसाइजर 8। तो ये वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया कि एडल्ट में कितना। यहीं पर चाइल्ड का जो करेंगे, चाइल्ड में टोटल 20 टीथ होता है, जिसको प्राइमरी टीथ बोलते हैं, और इसमें इंसाइजर सेम रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा, कैनाइन भी 4 रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई मोलर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एडल्ट में क्या देखा था, एडल्ट में 2 करके 4 सेट में आया था, तो टोटल 8 मोलर था। यहाँ पे कोई मोलर टीथ नहीं होगा, और सॉरी प्री मोलर नहीं रहेगा, और मोलर टीथ यहाँ पे 12 था, उसके बजाय यहाँ पे होगा 8 मोलर टीथ। ठीक है, तो इसको हम काउंट करेंगे तो 20 आ जाएगा चाइल्ड में। और विजडम टीथ क्या होता है, दे ग्रोज आफ्टर द एज ऑफ 18 कुछ यहाँ पे हमारा जो लास्ट वाला मोलर का, जो लास्ट वाला सेक्शन का जो टीथ होता है, इसको बोलेंगे विजडम टीथ, जो 18 वर्षों के बाद आता है। ठीक है, जब हम लोग होता है ना 18-19 वर्षों के बाद, तो यहाँ पे बहुत पेन होता है, तो वही विजडम टीथ तभी ग्रो करता है। ठीक है, इसका फर्स्ट होगा ऊपर एक, नीचे ऊपर लेफ्ट राइट, नीचे लेफ्ट राइट, तो टोटल 4 होगा। दिस आर इंक्लूडेड इन द मोलर्स। मोलर में काउंट होता है, जैसे कि ये वाला, ये हम लोग का होगा विजडम। ये विजडम ऐसे ही ऊपर 2 विजडम, नीचे 2 विजडम, टोटल 4 विजडम होता है। ये 18 वर्षों के बाद ये वाला ग्रो करता है। और ये दीज आर द इंक्लूड्स इन द मोलर, दीज आर वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ये अगर रहेगा तो भी कोई ऐसा कुछ नहीं है, और ना रहेगा तो भी उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोल सकते हैं। कुछ एमसीक्यू वगैरह अगर करेंगे तो इसमें एमसीक्यूज में है जो बकल कैविटी इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है, एंड एडल्ट ह्यूमन हैज़ ओनली डैश इंसाइजर। कितना होता है, 8 इंसाइजर होता है। द एलिमेंट्री कैनाल का कितना होता है, मीटर में अगर बोले तो 9, और फीट में अगर बोले तो 33। उसके बाद द टूथ एनामल, जो हमने बोला कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, वो किससे मिलके बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनता है। और आफ्टर द डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड टू, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में। ठीक है, फैट अगर लिपिड, ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्ब्स तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ये सब हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट नहीं है, लीवर होगा बाद में देखेंगे, स्टोमक होगा देखेंगे, माउथ तो देख लिया हम लोगों ने, तो हार्ट हम लोगों का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आएगा, ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये हम लोगों ने देख लिया। हाँ, अभी टीथ। तो इसके बाद हम टंग देखेंगे। ठीक है, टंग का क्या फंक्शन है और किस हिस्से का टंग क्या करता है, तो देख लेंगे। टंग क्या होता है, इट इज द मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, इट इज अटैच टू द हॉयड बोन। एक हॉयड बोन हम लोगों का होता है, तो उसमें ये अटैच रहता है, एंड द लेंथ कितना होता है, 10 सेंटीमीटर के आसपास इसका लेंथ होगा। ठीक है, और इसका 5 जो टेस्ट एरियाज है, बेसिक टेस्ट एरियाज एक बार देख लेते हैं कि कौन सा टेस्ट एरियाज हम लोग क्या क्या, अगर हम कुछ खा रहे हैं तो कौन सा एरिया में क्या टेस्ट हम करते हैं। पहले तो जो पीछे का पोर्शन होगा हम लोग, जो टांग होगा, इसका जो पीछे का सेक्शन होगा, इसमें बिटर, जो भी हम लोग बिटर फूड खाते हैं। ठीक है, तो वो जैसे ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, कोई मिर्ची वगैरह खा रहे, कोई
ऐसे कुछ खा रहे हैं तो ये बीटर वाला सेक्शन यहाँ से फील होगा। जो सॉल्टी वाला सेक्शन, जो सॉल्ट हम लोग खा रहे हैं कोई नमक जैसा कुछ, तो वो यहाँ से हो एकदम नीचे वाला सेक्शन में, ठीक है। और स्वीट जो फल वगैरह जो स्वीट होता है वो एकदम सामने वाला सेक्शन में होगा। और शावर मतलब जो खट्टा जो कुछ खाएंगे वो साइड में होगा, ठीक है। ये सब हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, टेस्ट बार्ड के बारे में बात करें। टेस्ट बार्ड के बारे में क्या बोले? टेस्ट बर्ड्स एम्बेडेड विद इन द पैपिलरी responses फॉर द टेस्ट रिसेप्टर। तो जो टेस्ट बार्ड होता है वो उसका काम क्या होता है? टेस्ट बार्ड जो हम लोग का टेस्ट होता है उसको सेंस करने में मदद करता है टेस्ट बार्ड, ठीक है। और ये एम्बेडेड रहता है हमारे टांग में, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू है, कितना टेस्ट बार्ड हम लोग के ह्यूमन टांग में एवरेज मिलता है? ये होगा 2000 से 8000, ठीक है। उसके बाद बाकल कैविटी के बारे में बात करेंगे। बाकल कैविटी का क्या है? बाकल कैविटी सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है दे आर फाउंड इन द ओरल कैविटी इटसेल्फ। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, जो कि हम लोग देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स अंडर द बिहाइंड द जॉज। तो 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हम लोग देखेंगे। एक तो पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होता है जो कि बाकल कैविटी में मिलता है, जिसको हम ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है? ये सलाइवरी ग्लैंड्स अंडर द बिहाइंड द जॉ के नीचे मिलता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक ह्यूमन बकल कैविटी है, ये हम लोग का जॉ होगा नीचे वाला, और ये अपर जॉ होगा। ये नीचे वाला जॉ के जो एकदम नीचे सेक्शन है इसमें मिलेगा सबलिंगुअल ग्लैंड्स, और एक इसके पीछे वाला सेक्शन जहाँ पे मिलेगा सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, और कान के पीछे वाला सेक्शन में क्या मिलेगा? पैरोटिड ग्लैंड, जो कि सबसे बड़ा होता है, ठीक है, आकार में। तो 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हम देखेंगे। पहले तो पैरोटिड ग्लैंड्स, जो कि लार्जेस्ट होता है, जो कि कान के पीछे होता है, ठीक है, नियर द ईयर होगा, एंड द नंबर ऑफ टू इन नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक कान के पीछे ये वाला सेक्शन में, और इसके पीछे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक, तो ये 2 होगा, ठीक है। और उसके बाद सबलिंगुअल में क्या होगा? सबलिंगुअल होगा स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट होगा बिलो द टांग जो होता है, हम लोग अगर यहाँ में टांग ऐसे ड्रॉ करें तो इसके नीचे वाला सेक्शन में सबलिंगुअल होगा, ठीक है। प्रोड्यूस, लेकिन ये क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट कि प्रोड्यूस 70 to 75% ऑफ द सलाइवा। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, इसका मेन फंक्शन है सलाइवा प्रोड्यूस करना। तो इसका जो मेन होता है 70 to 75%, मोस्ट ऑफ द जो अमाउंट ऑफ सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है? सबलिंगुअल ग्लैंड्स करता है। उसके बाद सबमैंडिबुलर ग्लैंड क्या करता है? द स्मॉलेस्ट होगा, सबमैंडिबुलर स्मॉलेस्ट होगा, एंड द लोकेशन बिलो द टंग, ठीक है। और इसका लोकेशन होगा बिलो द लोअर जॉ, ठीक है। लोअर जॉ के नीचे होगा, और टांग तो यहाँ पर रहता है ना, सॉरी, टांग यहाँ पर रहेगा, तो इसके नीचे होगा सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद अगर सलाइवे के पीएच के बारे में बात करें तो सलाइवे का पीएच होगा 6.8 के आसपास। तो हम लोग इसको एसिडिक मान सकते हैं। 7 आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और इसमें इधर जाएगा तो एसिडिक होगा, और इसके इधर जितना जाएगा तो बेसिक होगा। तो ये जो सलाइवा का पीएच होगा ये यहीं पर कहीं पर आएगा, जो 6.8 के आसपास होगा, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि पैरोटिड ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में सारा कुछ देख लिया। और एक चीज़, ये पैरोटिड ग्लैंड्स होगा 2, सबलिंगुअल होगा 2, और सबमैंडिबुलर होगा 2। तो टोटल हम लोग अगर देखें तो सलाइवरी ग्लैंड्स होगा 6, ठीक है। और इम्पोर्टेंट एंजाइम अगर बात करें, इम्पोर्टेंट एंजाइम इन सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज और पेप्टिन एंजाइम, सलाइवरी
एमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च। तो सलाइवरी जो एमाइलेज होता है वो क्या करता है, स्टार्च का जो डाइजेशन है वो करता है। स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज की उपस्थिति में मोल्टोज में कन्वर्ट होता है। मोल्टोज का क्या था, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को हम मोल्टोज बोल रहे थे। ठीक है, मोल्टोज मतलब एकदम छोटा छोटा जो ग्लूकोज पार्टिकल अगर एक साथ रहेगा उसको बोलेंगे हम मोल्टोज। ठीक है, मोल्टोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, हर एक चीज़ के बारे में हम लोगों ने न्यूट्रिशन चैप्टर में कवर किया था। तो स्टार्च मोल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द सलाइवरी एमाइलेज, जो एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मोल्टोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। और मोल्टोज क्या आता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को हम बोलेंगे मोल्टोज। ठीक है, ये एग्जाम क्वेश्चन आया था ग्रुप डी 2022 में, जो कि सलाइवरी एमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, किसका डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च को। और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, मोल्टोज में। मोल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। उसके बाद हम बोलस पढ़ेंगे। बोलस क्या होता है, बोलस जब हम मुंह के अंदर कोई खाना वगैरह फूड इंटेक करते हैं तो फूड किस में पहले हम लोग हमने जॉ के दांत की मदद से छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सलाइवे की मदद से, और फूड और सलाइवा मिलके एक सब्सटेंस बनाता है जिसको हम बोलेंगे बोलस। ठीक है, ऐसे गोल आकृति होता है, इसको हम बोलस बोलेंगे, जो सलाइवा एंड फूड दोनों एक दूसरे से मिलके बनता है। ठीक है, उसके बाद फूड पाइप और इसोफेगस, जो मेन फंक्शन, जो मेन पार्ट होता है हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसके बारे में बात करेंगे। इसोफेगस के बारे में अगर बात करें तो इसोफेगस क्या होता है, और फूड पाइप जिसको बोल सकते हैं, ये है द इट मेक्स द बोलस रीच टू द स्टोमक बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टलाइसिस। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पेरिस्टलाइसिस। और ये क्या होता है, जो बोलस हम लोग बोले कि बोलस मतलब जो सलाइवा एंड फूड पार्टिकल एक दूसरे से मिलके बोलस बना रहे हैं। बोलस पहले मुंह के अंदर मुंह में रहा, और इसके बाद ये जो एलिमेंट्री कैनाल से नीचे जाएगा। अगर हम एक फ़ोटो देखें, यहाँ पे बोलस रहा, तो इसके बाद ये क्या करेगा, ये वाला पूरा सेक्शन यहाँ से जाके ये यहाँ पे आएगा, हमारे स्टोमक में आएगा। ये रहा हम लोग का स्टोमक, पेट, तो इसमें आएगा। तो इसमें जो पूरा सेक्शन में आएगा, तो इसमें क्या आएगा, तो ये बोलस हम लोगों का जो एलिमेंट्री कैनल है फूड पाइप की मदद से मुंह से हमारा किस में आएगा, स्टोमक में आएगा। पेरिस्टेल्सिस, इस प्रोसेस को हम पेरिस्टेल्सिस बोलते हैं। पेरिस्टेल्सिस में क्या होता है, पेरिस्टेल्सिस इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द मस्कुलर वॉल्स। जो मस्कुलर वॉल्स होता है इसमें क्या होता है, मस्कुलर वॉल्स की जो रिदमिक एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इसके मदद से जो बोलस होता है, जो फूड पार्टिकल्स होता है, वो फूड पाइप के अंदर से होके एकदम नीचे हम लोग का स्टोमक में आ जाता है। ठीक है, तो द फॉलोइंग डायग्राम शोन इन द पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट एक्शन इज हैपनिंग इन द पार्ट ऑफ एंड हाउ। कौन सा एक्शन होता है, पेरिस्टल्सिस एक्शन होता है। और ये क्या होता है, कौन सा रिदमिक एक्शन फॉलो करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मस्कुलर इन द मस्कुलर वॉल्स। ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद हम अगर स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमक क्या होता है, स्टोमक जे शेप का होता है। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे कि जे शेप का होता है। ठीक है, जे शेप का होता है, ऐसे दिखता है हम लोग का स्टोमक द फूड स्टेज इन इट फॉर द 4 to 5 आवर्स। तो 4 से 5 घंटे के लिए जो हम लोग फूड पहले इंटेक करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि 4 से 5 घंटे तक हम लोग के स्टोमक में, पेट के अंदर ये फूड पहले रहता है। ठीक है, तो इसका 3 मेन पार्ट होता है। एक तो होगा फंडस, ठीक है, कार्डिया और पाइलोरस। ठीक है, ये 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। एक तो होगा फंडस, कार्डिया एंड पाइलोरस। तो इन 3 चीज़ों के बारे में अगर बोलेंगे तो फंडस एकदम ऊपर वाला सेक्शन होगा, इसको बोलेंगे फंडस। ठीक है, और ये वाला सेक्शन हम बोलेंगे बॉडी बोल सकते हैं इसको, और कार्डिया बोल सकते हैं। और एकदम नीचे वाला सेक्शन जहाँ से डिओडिनम में जो हो रहा है उसको बोलेंगे पाइलोरस। ठीक है, इसको बोलेंगे पाइलोरस। इन 3 हिस्सों में हम स्टोमक को डिवाइड कर सकते हैं।
और स्टोमक में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जो स्टोमक में जो फूड होता है ऑलमोस्ट स्टोर्ड एट द स्टोमक फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे के लिए स्टोमक के अंदर फूड पार्टिकल इसमें स्टोर होता है। और स्टोमक में कौन सा जो एक क्वेश्चन आ जाएगा, स्टोमक में कौन सा जो जूस होता है उस वो स्टोमक से निकलता है, वो तो बोलेंगे हम गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टोमक से निकलता है। और क्या होता है, स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है आर 2 टाइप ऑफ सेल्स, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल मिलता है। एक तो होता है पेरिटल सेल और एक होता है पेप्टिक सेल है। तो इसमें क्या होता है, एचसीएल जो केसीएल निकलता है इससे, जो कि बैक्टीरिया किल करता है और टू एक्टिव द एंजाइम ऑफ द पेप्टिक सेल का जो एंजाइम होता है उसको एक्टिव करता है, और जो इसमें एक्टिव करने के बाद इसमें से एंजाइम निकलता है। उसके बाद पेप्सिनोजन एचसीएल की मदद से पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और प्रोनेनिन जो होता है वो एचसीएल की मदद से रेनिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटीन होगा ये पेप्सिन की मदद से पेप्टाइड में कन्वर्ट होगा, और कैसीन जो होगा, जो मिल्क प्रोटीन के बारे में अगर बात करें, मिल्क में कौन सा प्रोटीन रहेगा तो वो कैसीन रहेगा। ठीक है, कैसीन रेनिन की मदद से पैराकैसीन, उसके बाद पेप्सिन की मदद से पेप्टाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हम याद रखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। ठीक है, वो है यहाँ पे कि यहाँ बता दें, यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है, 2-4 बातें हम स्टोमक के बारे में देखेंगे। एक तो इसमें से कौन सा जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस यहाँ से निकलता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, एचसीएल रहता है। ठीक है, एक तो एचसीएल रहता है जिसका पीएच क्या होगा, जो गैस्ट्रिक जूस में रहेगा उसका पीएच होगा 1.2। उसके बाद इसमें क्या रहेगा, और पेप्सिन रहेगा। पेप्सिन किस में मदद करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। और गैस्ट्रिक जूस में रहेगा म्यूकस क्या हेल्प करेगा, प्रिवेंट द सेल्फ डाइजेशन ऑफ द स्टोमक। तो म्यूकस क्या करता है, जो स्टोमक क्या करता है, हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन म्यूकस स्टोमक में प्रेजेंट होता है, तो म्यूकस यहीं पर प्रेजेंट होता है। तो म्यूकस क्या करता है, जो स्टोमक में अंदर, ऐसे स्टोमक में तो गैस्ट्रिक जूस रहता है, उसमें एचसीएल वगैरह रहता है, तो स्टोमक गैस्ट्रिक जूस क्या कर सकता है, जो स्टोमक है उसको ही डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं करता, हमारा स्टोमक का भी डाइजेस्ट नहीं होता है। किसके लिए, ये म्यूकस के लिए। तो म्यूकस क्या करता है, तो प्रिवेंट द सेल्फ डाइजेशन ऑफ द स्टोमक, जो खुद की डाइजेशन को रोकता है म्यूकस। ठीक है, तो ये हम लोग स्टोमक के बारे में देख लिए। और स्टोमक का जो एचसीएल है उसका पीएच हम लोग देख रहे हैं, प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक्टिव एंजाइम रहता है इसमें, और म्यूकस लेयर सेव्ड इट फ्रॉम द बर्निंग मतलब सेल्फ डाइजेशन इसको रोकता है। और स्टोमक फूड क्या रहता है, फूड और सिक्रेशन, इसको मिला के काइम बोलते हैं उसको। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ द फूड एंड द सिक्रेशन, जो सिक्रेशन आता है, फूड पार्टिकल जो होता है, इन दोनों को मिला के हम इसको बोलेंगे काइम। इसके बाद हम एक एमसीक्यू वगैरह आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन सब प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम प्रोड्यूस इन द स्टोमक में कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है। अभी देखा हम लोगों ने पेप्सिन, जो एसिड आता है एचसीएल आता है। ठीक है, उसके बाद द नेम ऑफ द एंजाइम व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टिन। प्रोटीन से पेप्टाइड कौन बना रहा था, यहाँ पर देखिए, प्रोटीन से पेप्टाइड बना रहा था पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन से पेप्टाइड्स या पेप्टोन कौन बना रहा था, पेप्सिन। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अगर देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन ये हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने बगल कैविटी के बारे में, टीथ के बारे में, टांग के बारे में देख लिया। ठीक है, उसके बाद फूड पाइप में आया, फूड पाइप से जो फूड पार्टिकल और जो यहाँ पे सिक्रेशन वगैरह हुआ वो मिला के काइम बना, तो वो कहाँ में आया, यहाँ पे आया। ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्टोमक। और स्टोमक के बाद ये वाला सेक्शन से फूड किस में जाएगा, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि ये वाला सेक्शन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ये वाला सेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद यहाँ से हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन से हम लोगों का जो फूड वो रेक्टम की मदद से हम लोग की बॉडी के बाहर आ जाएगा। उसके बीच में हम लोग लीवर, पैनक्रियाज वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होगा 6 से 6.5 मीटर,
जिसका डायमीटर होगा 1 इंच, ठीक है। इट इज़ द 3 मेजर पार्ट्स, 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो बोलेंगे डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। डिओडेनम किसको बोलेंगे, जो हिस्सा हम लोग का स्टोमक से कनेक्ट रहेगा और उसके एकदम इनिशियल पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एकदम इनिशियल पार्ट को हम बोलेंगे डिओडेनम। उसके बाद जेजुनम जो मिडिल सेक्शन होगा उसको जेजुनम बोलेंगे, और इलियम ये वाला सेक्शन को जो अंदर की तरफ रहेगा, इस अंदर की तरफ सेक्शन को हम बोलेंगे इलियम, ठीक है। 3 मेजर सेक्शन में अगर इसको हम 3D व्यू में देखेंगे तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो हम लोग अगर देखिए तो इस वाले सेक्शन को हमने क्या नाम दिया था, इसको बोला था स्टोमक, ये था हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसका अगर 3D व्यू देखिए कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखने को मिलता है हम लोग के शरीर में। द लीवर एंड द पैनक्रियास सेंड देयर सेक्रेशन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लीवर होता है ना, हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो ग्लैंड होता है, जो ग्लैंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स होता है, जैसे कि लीवर, पैनक्रियास, तो इनमें से कुछ ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, जो सिक्रेशन करता है, कुछ सिक्रेट करता है। जो सिक्रेशन करता है उससे जो सिक्रेट होता है वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, डुओडेनम में। तो इसका यहाँ पे एक फार्म आ गया, जिस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो सिक्रेशन आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिलता है। और उसके बाद अगर देखें कि न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन एंड शुगर कैसे एब्जॉर्ब होता है, ये वाला सेक्शन अगर करेंगे हम, अगर प्रोटीन एंड शुगर के बारे में बात करें और फैट के बारे में बात करें। प्रोटीन एंड शुगर, पहले तो एमिनो एसिड मोनोसैकेराइड में था, उसके बाद माइक्रोविलाई से लीवर, ब्लड स्ट्रीम, हार्ट एंड द ब्लड ऑर्गन में जाता है। उसके बाद फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के बारे में बात करें, उसके बाद माइक्रोविलाई, ट्राइग्लिसराइड, लिम्फनॉइड, हार्ट एंड बॉडी ऑर्गेनिज्म, इसका ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे लीवर के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस पॉइंट का याद रखेंगे कि इसका लेंथ क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ठीक है। इसका 3 पार्ट के बारे में देखा हम लोगों ने, और इसके जो फंक्शन है इसके बारे में देख लिया हम लोगों ने। और एक चीज़ हम याद रखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो ये क्या करता है, इसमें मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, इंक्लूडिंग जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा, ये हर कुछ, ये हम लोग का जो मैक्सिमम जो डाइजेशन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बाइल जूस व पैनक्रियाटिक जूस होता है, बाइल जूस मतलब जो लीवर से आता है इसको बाइल जूस बोलेंगे, जो पैनक्रियास से आता है उसको बोलेंगे पैनक्रियाटिक जूस, ये यहाँ पे आके मिलता है, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, लीवर के बारे में बात करेंगे। तो हो रहा तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा छोटा होता है, जिसको हम बोलेंगे कि 1 से 1.5 मीटर तक होगा। उसके बाद डायमीटर कितना होगा, 1 इंच तक होगा डायमीटर। उसके बाद 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो एकदम लास्ट वाला पार्ट होगा जिसको हम रेक्टम बोलेंगे, एक तो कॉलम होगा उसके पहले वाला सेक्शन, और उसके ऊपर वाला सूक्ष्म होगा, कक्कम होगा, ठीक है। और इस तीनों का फंक्शन वगैरह सब कुछ दिया होगा। अगर इसके बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों चीज़ों का जो ये तो डाइजेशन होता है, ये मैक्सिमम डाइजेशन इसमें करता है, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स ये हो गया, और उसके बाद विटामिन वगैरह करता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे तो ये वाटर इनटेक कर उस जो डाइजेशन होता है वो करता है। मिनरल जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ड्रग्स जो मेडिसिन, निकोटिन, कॉफिन, ये हर कुछ इसमें डाइजेस्ट होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद अगर 2 चीज़ हम लोग छूट गए यहाँ पे, बाकी हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। 2 चीज़ अगर हम लोग देख लिए तो हो जाएगा। एक तो होगा लीवर सेक्शन, और एक हो गया हम लोग का पैनक्रियास। जो हम लोग का जो ग्लैंड्स होता है, एसोसिएट ग्लैंड्स, उसमें लीवर आएगा और पैनक्रियास आएगा। लीवर में क्या आएगा, लीवर में हम लोग पहले क्या देखेंगे, लीवर में बाइल जूस वगैरह हर कुछ देखेंगे। तो पहले द इनर सेल ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटिक सेल व्हिच हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द रिकॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। लीवर का जो बाहर का इनर का सेल होगा इसको बोलेंगे हम हेपेटिक सेल, ठीक है, व्हिच हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द रिकॉन्स्ट्रक्शन। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन इज द लीवर। हम लोग का बॉडी में जब सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन होगा वो लीवर हो जाएगा। उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में बात करें तो ये होगा लीवर, और जो
हम लोग का लीवर का स्टडी होगा उसको बोलेंगे हम हेपेटोलॉजी। लीवर का स्टडी क्या होगा, हेपेटोलॉजी। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होगा, लीवर हो जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन के बारे में बात करेंगे तो लीवर हो जाएगा। इसका वेट अगर हम बात करें तो 1 to 5 kg के आसपास इसका वेट होगा, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। ये रहा हम लोग का सेकेंड लार्जेस्ट लीवर, और स्किन होगा हम लोग का फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन होगा। उसके बाद द लीवर इज ऑल्सो द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड तो होगा, उसके बाद लार्जेस्ट एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड भी लार्जेस्ट होगा। इसका 3D व्यू अगर देखें लीवर का तो कुछ ऐसा दिखता है हम लोग का लीवर। फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकागॉन स्टोर करता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द बाइल जूस, मेन फंक्शन जो बाइल जूस सिक्रेट कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। बाइल ऑल्सो नोन एज स्टोर रूम ऑफ द ह्यूमन बॉडी का स्टोर रूम, जो स्टोरेज ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन स्टोर करता है, ठीक है। लीवर बाइल जूस तो सीक्रेट करता है, ठीक है। कहाँ से सीक्रेट करता है, ये हम लोग देखेंगे कि हेपाटिक डक्ट जो होता है ये इससे हम बाइल जूस सीक्रेट करता है लीवर। और लीवर सीक्रेट तो यहीं पर होता है, लेकिन स्टोर, अगर स्टोर के बारे में बात करेंगे, जो बाइल जो स्टोर होता है वो कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर में होगा, ठीक है। एक बार लिख देते हैं कि गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होगा। और इसमें बाइल जूस जो सीक्रेट होता है हमारे लीवर में, ये कहाँ से होगा, ये होगा हेपेटिक डक्ट में। ये कुछ फैक्ट्स है जो हम लोग को याद रखना होगा। स्टोर द फैट एंड द एडिपोज टिश्यू एंड द फैटी एसिड स्टोर करता है। स्टोर ऑफ द विटामिन ए, डी, ई, के, जो ये चारों जो विटामिन होता है इसको स्टोर करेंगे, तो मेनली ये स्टोरेज पर्पस की तरह हम लोग का लीवर यूज होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, एक्सेस ऑफ अल्कोहल कॉज द लीवर सिरोसिस, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा अल्कोहल वगैरह पी लेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, लीवर सिरोसिस की चांसेस बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और नोट में क्या है, जो डाइजेशन ऑफ द अल्कोहल इज डन बाय द स्टोमैक बट टॉक्सिक एलिमेंट गेट स्टोर्ड इन द लीवर। जो डाइजेशन होगा हम लोग के पहले तो ओनली में हम लोग का जो फूड पाइप है उससे हम लोग स्टोमैक में आएगा, स्टोमैक में डाइजेशन होगा, उसमें जो फूड होगा वो 4 से 5 घंटे तक रहेगा। तो स्टोमैक में डाइजेशन के बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंस कहाँ पे स्टोर होगा, लीवर में आके स्टोर होता है। और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह बाकी जो सारा कुछ वो ब्लड से हम लोग के पूरा बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो टॉक्सिक सब्सटेंस एलिमेंट्स होगा वो लीवर में स्टोर होगा। डिटॉक्सिफिकेशन इज डन बाय द लीवर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिक एलिमेंट्स इज डन बाय द कुफर सेल, ठीक है। फैगोसाइटोसिस बोलते हैं इसको। जो हम लोग का क्या बोले पहले, जो टॉक्सिक एलिमेंट होता है वो लीवर में जाके जमा होता है, लेकिन जो जमा होगा लीवर में उसका टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कम करना होगा। उसको कम करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन बोलेंगे। और डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होगा, कुफर सेल मदद करेगा, जो जिसको हम बोलेंगे किलर सेल। किलर क्या किल कर रहा है, टॉक्सिसिटी को किल कर रहा है, तो इसको बोलेंगे डिटॉक्सिफिकेशन। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब जो कुफर सेल और किलर सेल्स होता है ये क्या करता है, जो टॉक्सिसिटी होता है इसको रिड्यूस करना है, इफेक्ट ऑफ टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ लीवर के बारे में बात कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि विच ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंटरनल ऑर्गन, एक्सोक्राइन ऑर्गन के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा हम लोग का लीवर। और जो बाइल जूस हमने देखा कि लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है, तो उसमें 2-3 चीज़ हम लोगों ने देखा कि लीवर में बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बाइल जूस कहाँ से निकलता है, एक तो हम लोग का हेपाटिक डक्ट से बाइल जूस निकलता है, ठीक है। बाइल जूस निकलता है हेपाटिक डक्ट से। और स्टोर कहाँ पे होता है, स्टोर हम लोग का गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर होता है। और उसका फॉर्मेशन कितना होता है, 600 to 700 डेली मिलीमीटर पर डे इसका होता है। और पीएच होगा 7.9 से 8.5 तक, मतलब ये बेसिक नेचर का होगा हम लोगों का जो लीवर का जो बाइल जूस होगा, ठीक है। उसका कलर होगा येलो ग्रीन टाइप का कलर होगा, ड्यू टू द बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जो मेन कंपोनेंट होते हैं हम लोगों का लीवर में, इसके लिए हम लोग का जो कलर होगा बाइल जूस का, इसका कलर क्या होगा, येलो ग्रीन होगा। एंड एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एंजाइम, तो बाइल जूस में कोई टाइप ऑफ एंजाइम नहीं मिलता हम लोग का। एंड 95% ऑफ द है। तो ये हम लोग का बाइल जूस के बारे में देख लिया। विच ऑफ द सब्सटेंस इज स्टोर्ड
एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस आता है। तो हम लोगों ने दो चीज़ हम लोग याद रखना पड़ेगा, एक तो बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है। सीक्रेट हो रहा है हम लोग लीवर से, लीवर में कहाँ पे, लीवर में फ्रॉम हेपेटिक डक्ट्स, एंड उसमें कहाँ पे स्टोर हो रहा है, स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है। उसके बाद पैनक्रियास के बारे में बात करेंगे। पैनक्रियास जो हम लोग का जो येलो का टाइप ऑफ जो होता है ना, इसको सब्सटेंस होगा, इसको बोलेंगे पैनक्रियास। अगर हम फुल स्ट्रक्चर देखें हमारे ह्यूमन बॉडी में, तो इसमें ये वाला सब्सटेंस जो हम लोग का होगा यहाँ पे होगा पैनक्रियास। ठीक है। तो पैनक्रियास के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहले तो पैनक्रियास जो होगा, पैनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड होगा। मिक्स्ड ग्लैंड, क्यों मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं इसको हम पैनक्रियास को? पैनक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं। जिसको हम एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है। पहले एक्सोक्राइन के ग्लैंड्स जो जूस एंजाइम हेल्प्स टू फूड डाइजेशन, जो एंजाइम सीक्रेट करता है, इसको बोलेंगे एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन जो हार्मोन सिक्रेशन में हेल्प करता है, उसको बोलेंगे एंडोक्राइन। और पैनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जिसके एंजाइम भी सीक्रेट होता है और जो हार्मोन होता है वो भी निकलता है, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है। जो जो एंजाइम वगैरह आता है, तो इसका क्या करता है, हेल्प इन द फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। हार्मोन क्या करता है, हेल्प इन द कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। एक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर पत्ते की तरफ दिखता है ना ऐसे, इसको हम लीफ लाइफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड डिस्कवर्ड बाय लेगरहैंस। ठीक है। लेंगरहैंस डिस्कवर किसने किया था, ये भी पूछ लेगा। उसके बाद पैनक्रियास में जो दो हार्मोन निकलता है ना, जिसलिए हम इसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और उसके बाद इससे हम जो जो एंजाइम वगैरह निकलता है, इसके लिए हम बोलेंगे इसको एक्सोक्राइन। तो इसको हम एक साथ मिक्स्ड ग्लैंड की तरफ जानते हैं। और जो पैनक्रियास में जो हार्मोन निकलता है, इसको बोलेंगे एक तो इंसुलिन और एक तो ग्लूकागॉन। ठीक है। एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन। ठीक है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, इंसुलिन निकलता है हम लोग के बीटा सेल से। ठीक है, बीटा सेल से। और ग्लूकागॉन निकलता है अल्फा सेल से। और एक होता है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल से क्या निकलता है, डेल्टा सेल से निकलता है स्टोमाटोस्टैटिन। डेल्टा सेल से ये भी पूछ लेगा, डेल्टा सेल से क्या निकलता है पैनक्रियास का, यहाँ से सोमैटोस्टैटिन। मेनली 3 टाइप ऑफ सेल होता है, एक तो बीटा सेल, अल्फा सेल एंड डेल्टा सेल। ठीक है। तो इसमें बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागॉन, और इसमें से सोमाटोस्टैटिन। इंसुलिन इज रिलीज टू स्टॉप द ब्लड शुगर लेवल एंड राइजिंग टू हाई। इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है, इंसुलिन इज राइज टू स्टॉप द ब्लड शुगर। जो ब्लड इंसुलिन क्या मदद करता है, जो ब्लड शुगर अगर किसी में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको रिड्यूस करता है, स्टॉप करता है। और ग्लूकागॉन इज रिलीज टू स्टॉप द ब्लड शुगर लेवल एंड ड्रॉपिंग टू लो। तो अगर किसी का ब्लड लेवल बहुत कम हो रहा है तो उसमें ग्लूकागॉन मदद करेगा, उसका ब्लड लेवल जो हो वो बहुत कम होने में बंद कर देगा, कम होने नहीं देगा। ठीक है। और पैनक्रियाटिक जूस में 3 टाइप ऑफ एंजाइम हमको मिलता है, 3 मेन एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो इट प्रोड्यूस द पैनक्रियाटिक जूस एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर डे 8 सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा एंजाइम निकलता है, एक तो एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। तो पहले हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा हार्मोन निकलता है, एक तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमाटोस्टैटिन। उसके बाद 3 जो मेन एंजाइम निकलता है, एक तो लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को मोल्टोज में कन्वर्ट करता है, लिपिड में। और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज लिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टिन, एंड पेप्टाइड क्या करता है, उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है फर्दर। तो एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, इन तीनों का काम हमको याद आ गया, जो ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च करता है इनटू मोल्टोज। उसके बाद लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद पेप्टाइड एंड एमिनो एसिड में फर्दर डिवाइड होता है। ठीक है। और ये पैनक्रियाटिक सेल में हम एक स्ट्रक्चर अगर बोले कि मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं, पहले तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है, ठीक है, उसके हार्मोन निकालता है। और एफ सेल जो होता है, इससे एक्सोक्राइन, जो उसमें हम लोग का जो ये होता है ना एंजाइम वगैरह, ये निकलता है। ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है।
कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते। हो गया ना सारा कुछ। एसिमिलेशन तो हम लोगों ने देख लिया। एसिमिलेशन पहले ही बता दिए कि एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस फाइनली रीचेज द टिश्यू। फाइनली रीचेज द टिश्यू मतलब जो हम लोगों का जो एब्जॉर्ब होने के बाद हम लोग के हर एक टिश्यू हर एक सेल में अगर तो उसको ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। ठीक है, उसके बाद यूटिलाइज होगा, उसके बाद एक्टिव हो गया, रिपेयर द सेल होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ एमसीक्यू वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, एमसीक्यू करने से पहले एक सेक्शन आएगा तो डिजीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर ठीक से हम लोग का काम नहीं हुआ तो इसमें कुछ डिजीज वगैरह भी हो सकता है। तो डिजीज के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा डिजीज हम लोग फेस कर सकते हैं प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वर्क ना कर सके। तो एक तो जॉन्डिस होगा। जॉन्डिस में सिम्टम्स क्या होगा, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड द आई। जो हम लोग का आईज और स्किन होगा येलो कलर पड़ जाएगा इसमें। और रीज़न क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द बिलीरुबिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो हम लोग लीवर के अंदर देखे थे, जो मेन कंपोनेंट होता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। अगर बिलीरुबिन का एक्सेसिव सिक्रेशन हो गया तो इसमें जॉन्डिस हो सकता है, जिसका सिम्टम्स होगा स्किन कलर, आईज कलर येलो हो जाएगा। उसके बाद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसका IBS के नाम से जानता है, जिसका सिम्टम्स होगा एब्डोमिनल पेन होगा, अपना पेट के नीचे वाला हिस्सा सेक्शन में पेन होगा। ठीक है, डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। उसके बाद डायरिया टू मच जो होगा, टू मच पैरासिटिक मूवमेंट एंड लेस एब्जॉर्प्शन होगा। किसी का फूड का अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसमें डायरिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज द रिलेटिवली स्मॉल इंटेस्टाइन, हैज रिलेटिवली लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन किसका लॉन्ग होता है, इन चारों में से काउ का बहुत स्मॉल होगा। डैश श्रिंक्स इन द साइज ऑफ द लार्जर फैट ग्लोब्यूल अलाउइंग द एंजाइम टू वर्क मोर इफेक्टिवली। बाइल सॉल्ट होगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स एसिडिक फूड इनटू द अल्कलाइन फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। कौन करता है ये, पैनक्रियाटिक जूस करता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में कौन करता है, पैनक्रियाटिक जूस करता है। ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस वगैरह ये देख लेना। और इसके बाद हम लोगों का ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम का सेक्शन खत्म हो गया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर का जो PDF है ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हम लोग का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स है और हम लोग का चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट, इसको सब्सक्राइब कर लेना फर्दर वीडियोस के लिए। तो आज का लेक्चर बायोलॉजी के ऊपर था, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हम लोगों ने कवर कर लिया है। और कुछ तो बाकी नहीं है ना, देख लेते एक बार। हाइपोग्लाइसेमिया हाइपरग्लाइसेमिया बता दिया और हो गया। हाँ, ख़त्म हो गया। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। और इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो केमिस्ट्री के ऊपर होगा। ठीक है, तो वो लेक्चर जल्दी लेके आते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।